हेलो बच्चों। तो आज हम फिर से थोड़ा बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बच्चों। ठीक है। पहले वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या हमारा वो है कॉन्सेप्ट है, उस पर डिस्कस किया था। ठीक है। और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड स्पेशली ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि पहले जेई मेंस में आ चुके हैं। ठीक है। और हम देखते हैं कि पहले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो थ्योरी के बेसिस पे हम ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो का मेन पर्पस यह है कि हमने जो भी कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में पढ़े हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे पहले जो कुछ सालों में जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं जेई मेंस में, उन क्वेश्चंस को हमें ट्राई करना है। ठीक है। ओके। तो बच्चे शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले थोड़ा सा एक बार कल वाले वीडियो का हम एक बार और ब्रीफ कर लेते हैं। ठीक है। हमने कल क्या डिस्कस किया था कि रेडिएशन किसी मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करते हैं, और रेडिएशन की एनर्जी यदि मेटल प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस पे उनकी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है विथ सम एनर्जी। ठीक है। और ऑफ कोर्स जो रेडिएशन में जो फोटोन है उसकी एनर्जी इतना होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन की मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा हो। ठीक है। अच्छा, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम कोई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है। एक कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि उस फ्रीक्वेंसी से एक मिनिमम एनर्जी बनेगी एच न्यू, और वो मिनिमम एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा होगी, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि फोटोन ने 100 जूल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 30 जूल है। ठीक है। और उसको कितना एनर्जी दिया फोटोन ने? 100 जूल। तो फोटोन तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 30 जूल एनर्जी कंज्यूम करके और मेटल प्लेट पे तैयार हो जाएगा बाहर आने के लिए। अब उसके पास कितना एनर्जी बचा? 30 जूल तो उसने कंज्यूम कर लिया अपने आप को तैयार करने के लिए। 70 जूल बचा, तो 70 जूल की एनर्जी से वो बाहर आ जाएगा, एंड दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। राइट। तो यहाँ देखो मैंने वही इक्वेशन लिखी है, हमारी कल वाली ही, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी हमारे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी। एनर्जी गिवन बाय फोटोन, यू कैन सी दिस। एनर्जी गिवन बाय फोटोन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी कि तैयार बैठा हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसके अपने जो इंटर अंदर के उसके फोर्सेस हैं उनसे रिलीज करेगा, दरवाजे पे आएगा और खड़ा हो जाएगा। ये सब काम करने में उसको 30 जूल की एनर्जी लगेगी। ठीक। आउट ऑफ 100 जूल विच इट इज रिसीविंग, सो 70 जूल की एनर्जी से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। ओके। सो ये हमारी इक्वेशन है। एनर्जी गिवन बाय फोटोन इक्वल टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल प्लस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये 100। ओके, मैं फिर से लिख रहा हूँ। दिस इज 100, जो हमने कल डिस्कस किया था बच्चों। दिस वाज 30 एंड देयरफॉर दिस वाज 70। तो मैं इस 70 के लिए लिख रहा हूँ कि ये मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो 70 या 70 से कम पे आएगा, क्योंकि ये 30 जूल उस इलेक्ट्रॉन के लिए है जो कि ठीक दरवाजे पे बैठा है तैयार। बाकी कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर है, किसी के ऊपर कुछ दूसरे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट विल बी मोर देन 30, एंड देयरफॉर उनकी काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस देन 70। ठीक है। ओके। तो अब हम एक काम करते हैं, अ, इसी को हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में लिख लें। एनर्जी गिवन बाय फोटोन। फोटोन की एनर्जी क्या होती है हमने कल डिस्कस किया था? एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने नाम दिया था कल वर्क फंक्शन। क्या नाम दिया था इसको कल हमने? वर्क फंक्शन फाई। वर्क फंक्शन कितना होता है? एच न्यू नॉट। इफ न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट।
प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो इसको या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख लो या इसको हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। बोलो क्या लिखे? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी और यहाँ लिख रहा हूँ मैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, h इंटू न्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं c बाय लेमड़ा। लेमड़ा इज द वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं h इंटू सी बाय लेमड़ा नॉट। ठीक है, और यहाँ पे या तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी या हम लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ठीक है, या यहाँ पर हम एक चीज़ और लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो हम अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, अपोजिट पोटेंशियल लगाते हैं इसको रोकने के लिए, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। और उसका एनर्जी कितना होगा? ई इंटू वी। वी इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये वाला वी जो है ये वेलोसिटी है और ये वाला वी जो है दैट वी इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, एस। ठीक है, तो आइदर यू राइट काइनेटिक एनर्जी और यू राइट हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर और यू राइट ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें से किसी को भी एक्सप्रेशन को हम यूज कर सकते हैं। दिस इज एनर्जी गिवन बाय द फोटोन, दिस इज द वर्क फंक्शन एंड दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बस ये है फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला। इसी से ये लिखा हमने E इक्वल टू एच न्यू, दिस इज एनर्जी पजेस्ड बाय फोटोन, या h इंटू सी बाय लेमड़ा। ठीक है, ओके। तो ये जो फार्मूले हैं इनका बच्चों हम यूज करेंगे आज। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं हम, राइट। हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। इन फार्मूलों को आप लोग याद रखना क्योंकि क्वेश्चन मेरे इस वाली शीट में है और मैंने फार्मूले इस वाली शीट में लिख लिए हैं। ठीक है, सो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो हम इस पर आ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने प्रीवियस ईयर्स में आए हैं रिसेंटली। ठीक है, और हम चेक कर रहे हैं कि हम ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सरफेस ऑफ ए सर्टेन मेटल, surface of a certain metal is first illuminated with the light of wavelength 350 नैनोमीटर। पहले 350 नैनोमीटर की लाइट उसके ऊपर थी। 350 नैनोमीटर इज द वेवलेंथ। ठीक है, तो हमको फ्रीक्वेंसी पता है, दैट मीन्स इस वेव के अंदर जो फोटोन आ रहे हैं उसकी एनर्जी पता है। ठीक है, एंड देन बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 540 नैनोमीटर, उसके बाद 540 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट थी। दैट मीन्स की फ्रीक्वेंसी वाज लेसर देन 350। मतलब पहले वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी कम थी। तो पहले वाले फोटोन में ज़्यादा एनर्जी, दूसरे वाले फोटोन में कम एनर्जी है। ठीक है, it is found that maximum speed of photoelectron in the two cases differ by a factor of 2. Maximum speed of the photoelectron in the two cases differ by a factor of 2. The work function of the metal is close to, तो work function कितना होगा? ठीक है, वर्क फंक्शन कितना होगा हमको ये निकालना है। ठीक है, तो शुरू करें। एनर्जी गिवन बाय फोटोन एच न्यू या एच सी बाय लेमड़ा, क्योंकि यहाँ लेमड़ा दिया है इसलिए हम लेमड़ा के टर्म्स में लिख रहे हैं। एच सी बाय लेमड़ा, दिस इज एनर्जी गिवन बाय फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। वर्क फंक्शन हमको कैलकुलेट करना है इसलिए वर्क फंक्शन के लिए मैंने सिर्फ 5 लिखा बच्चों। ठीक है, अब देख लो पहले केस में लेमड़ा कितना है। पहले केस में एच सी बाय लेमड़ा 1 इज 350 नैनोमीटर। ठीक है, 350 इंटू दिस इज नैनोमीटर। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे ये नैनोमीटर में है। ठीक है,
अभी देखते हैं यूनिट्स का, देखते हैं। इक्वल टू 5 प्लस हाफ m इंटू v आएगा, 2v आएगा, पहले वाले केस में 2v आएगा, 2v स्क्वायर। पहले वाले केस में काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर, पहले केस में काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर बिकॉज वेवलेंथ इज लेस, तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पहले वाले में ज्यादा होगी। और ये बोल रहा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन केसेस डिफर बाय फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, मतलब एक में v है तो दूसरे में 2v है। ठीक है, तो पहले वाले में 2v आएगा, दूसरे वाले में v आएगा। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, एच सी बाय कितना है 540 इक्वल टू 5 प्लस हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये है भाई, ये दो रिलेशन है हमको दिया हुआ है। और एनर्जी ऑफ फोटोन हमको दिया है 1240, एनर्जी ऑफ फोटोन हमको दिया है 1240 पर वेवलेंथ, 1240 पर वेवलेंथ, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज 1240। ठीक है, इसका क्या मतलब है 1240, तो ये हो गया 1240 इज इक्वल टू एच सी बाय लेमड़ा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है हमको, है ना। वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही उसने पूछा है। तो ये 1200, तो जो फोटोन की जो एनर्जी दिया है इसमें 1240 पर वेवलेंथ। ठीक है, तो एस सी अपॉन लेमड़ा होता है ना, सो दिस इज 1240 डिवाइडेड बाय लेमड़ा, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस, तो ये 1240 अपॉन लेमड़ा है। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें निकालना है फाई। ठीक है, तो हम इसको एक तरफ कर लेते हैं पहले, राइट। तो हमने लिखा एच सी अपॉन 350, एच सी की जगह 1240 कर लें, एच सी की जगह 1240 कर लेते हैं। ठीक है, तो 1240 डिवाइडेड बाय 350 माइनस 5 इक्वल टू 1/2 m इंटू 4v स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 1240 डिवाइडेड बाय 540 माइनस 5 इक्वल टू 1/12 m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों किया, अब इनको डिवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, तो देखो डिवाइड करने से क्या होगा, ये वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या है, सिर्फ ओनली अननोन इज वाई, फाइव। इधर देखो। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना बचेगा, ये 1240 डिवाइडेड बाय 350 माइनस 5 इक्वल टू 4 इंटू 1240 माइनस 540 माइनस 4 5। ठीक है बच्चों, तो इससे अपने को 5 निकल आएगा, राइट। इसको इधर ले जाते हैं, सो दिस विल बिकम 3 will be equal to 4 into 1240 upon 540 minus 1240 divided by 350, 3 times 5, and remember all these are in electron volt। ठीक है, तो our answer would be in electron volt। तो देख लो 1240, इसमें से एलसीएम निकाल लो भाई, या जीरो जीरो को पहले कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 124 को मैंने निकाला बाहर कॉमन, तो ये चला गया, ये चला गया, यहाँ क्या बचा 4/54 माइनस 1/35। हमें निकालना 5, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते, तो इतनी कुछ वैल्यू आएगी बच्चों 5 की, तो 124/3, ये हो जाएगा 54 इंटू 35 इंटू 4 इंटू 35 माइनस 54। एक मिनट, लेट मी
यूज द कैलकुलेटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 4 × 35 -54 divided by 54 divided by 35 multiplied by 124 divided by 3, 1.88। बच्चों कितना आ गया बच्चों, 1.88 यूनिट, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें क्या क्या आंसर थे, ठीक है, तो देख लो हमारा सही आंसर क्या है, डी 1.88। ठीक है, समझ में आया, राइट। अब इसमें थोड़ा सा, इसमें एक ये था कि उसने जो एनर्जी जो दिया था फोटॉन का, वो पर वेवलेंथ के टर्म में दिया था। ठीक है, तो हमने वेवलेंथ को नैनोमीटर में लिया है और उसने नैनोमीटर के टर्म में ही दिया था, राइट। इसलिए हमने सीधा 1240 डिवाइडेड बाय 350 या 1240 डिवाइडेड बाय 540 कर लिया। ठीक है, मतलब नैनोमीटर का हमें कन्वर्शन नहीं करना पड़ना, 10⁻⁹ मीटर, राइट। उसने ऑलरेडी कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में दिया था। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर बच्चों। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है हमने, वही कल वाला कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट, सिर्फ यही एक इक्वेशन है जो कि हमेशा काम में आएगी। बस एक ही इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एंड दिस इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन पे आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। Let us go to question number 2. When a certain photosensitive surface is illuminated with monochromatic light of frequency f, when a certain photosensitive surface is illuminated with a monochromatic light of frequency f, the stopping potential for the photocurrent is minus V0 by 2. When the surface is illuminated by a monochromatic light of frequency f by 2, frequency is now f by 2, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अब आधी हो गई है, the stopping potential is minus V naught. The threshold frequency for the photoelectric emission is, threshold frequency for the photoelectric emission is, तो photoelectric emission के लिए threshold frequency कितनी है, ठीक है। When a certain photosensitive surface is illuminated with monochromatic light of frequency f, पहले f frequency से illuminate कर रहे थे, ठीक है, तो मतलब फोटोन का एनर्जी कितना हो गया, hf will be equal to वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना, या E इंटू वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, E इंटू वी नॉट। इसमें चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया इसलिए हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, अभी पहले क्या, जब F है तब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, वी नॉट बाई 2 है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला रिलेशन। दूसरे में फ्रीक्वेंसी कितना है, F बाई 2 है, सो H इंटू एफ बाई 2, so work function is same, the stopping potential is a V naught, EV naught. The threshold frequency for photoelectric emission is, so threshold frequency कितना है वो पूछ रहा है, threshold frequency मतलब वर्क फंक्शन को हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, तो वर्क फंक्शन को हम लिख देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, राइट। सो दिस इज एच एफ नॉट, एच एफ। अब हमको एफ नॉट कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है, तो एफ नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे इससे, है ना, हाँ, एफ नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले में 2 एलसीएम ले लो, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 2HF इज इक्वल टू 2HF नॉट प्लस EB नॉट, ठीक है।
और इसको ऐसा ही रहने दो, एच एफ बाई टू इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस ई वी नॉट। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें पहले इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एफ नॉट आ जाएगा एफ के टर्म में, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, ये यहाँ से हमने यहाँ आ जाएगा टू एच एफ माइनस एच एफ बाई टू इक्वल टू, ये बचेगा यहाँ पर एच एफ नॉट, ठीक है। एच 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 कॉमन लेके ये भी कैंसिल कर दो, तो एफ नॉट विल बी टू एफ माइनस एफ बाई टू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, टू एलसीएम लिया तो 4f माइनस एफ, सो 3f बाई टू, सो एफ नॉट विल बी 3f बाई टू, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी 3f बाई टू, ठीक है ना, राइट। तो हम वो एक ही एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे आकर के, कि भाई मेरे को एफ नॉट निकालना था, तो एफ नॉट तो एफ के टर्म में आएगा, फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में ही आएगी ना, वो थोड़ी वी नॉट के टर्म्स में आएगा। देयरफॉर मैंने ईवी नॉट वाले इसको ऐसा मैनिपुलेट किया कि ईवी नॉट वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आंसर इज 3f बाई टू, आंसर इज डी, 3f बाई टू, दिस इज द आंसर, राइट बच्चों। अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। इन ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 380 नैनोमीटर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमको दिया हुआ है, ठीक है, threshold wavelength, that means lambda naught is given as 380 nanometer, ठीक है। the wavelength of incident light is 260 nanometer, incident light की wavelength है 260 nanometer, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना threshold फ्रीक्वेंसी से। the maximum kinetic energy of emitted electron will be given, my god, maximum kinetic energy of electron कितना होगा, will be given E, कितना होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो एच सी बाय लेमड़ा इक्वल टू एच सी बाय लेमड़ा नॉट माइनस प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देयरफॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एच सी बाय लेमड़ा माइनस एच सी बाय लेमड़ा नॉट। अब ये दिया है 1237 बाय लेमड़ा, सो दिस विल बी 1237 बाय लेमड़ा कितना है 260 माइनस 1237 बाय लेमड़ा नॉट कितना है 380, ठीक है। सो दिस इज आंसर विल बी डायरेक्टली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है और ये नैनोमीटर में दिया हुआ है पर नैनोमीटर, ठीक है। तो यही चीज ऊपर वाले क्वेश्चन में भी थी, लेकिन फिर भी वहां पर पूरी क्लैरिटी नहीं थी, इसमें दिस इज मोर क्लियर, राइट। बस अब सॉल्व कर लो बच्चों इसको। सो 1237 इंटू 260 इंटू 380 ओवर 380 माइनस 260, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो 380 माइनस 260 इक्वल टू 120 divided by 260 equal to this divided by 380 equal to this multiplied by 1237, तो 1.5 आ गया भाई, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दैट मीन्स the maximum kinetic energy of emitted electron will be 1.5 electron volt, this is the maximum kinetic energy, ठीक है। मतलब इन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 1.5 वोल्ट, है ना, ठीक है। सो आवर करेक्ट आंसर इज व्हाट सी, ठीक है।
देखो बच्चों, हमने जो पढ़ा है ये एक इक्वेशन पढ़ी है, इसी एक ही इक्वेशन से हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, यही एक इक्वेशन, ये जो हमने बताया था ना इसके अंदर, बस इसी इक्वेशन का हमको ध्यान रखना है, बस यही एक इक्वेशन है। ठीक है, देयरफॉर इसमें लड्डू कैटेगरी के क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने ये वाला यूज किया था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो आगे आ जाती, क्वेश्चन नंबर 4। Photon of frequency has a momentum associated with it. If c is the velocity of light, the momentum is. C is the velocity of light, the momentum is. Photon of frequency has a momentum associated with it. Photon, फोटोन का एनर्जी कितना होता है बच्चों? फोटोन का एनर्जी होता है h न्यू। ठीक है, दैट मीन्स एच सी बाय लेमड़ा। ठीक, ये मैंने कल नहीं पढ़ाया है, ये मुझे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन बाय चांस इसमें क्वेश्चन आ गया बच्चों, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एच सी बाय लेमड़ा। और एनर्जी कितना होता है इस केस में? एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो सी से सी कैंसिल हो गया, सो एम सी इज द मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम कितना हो गया? एच बाय लेमड़ा, एच बाय लेमड़ा हो गया बच्चे मोमेंटम। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के टर्म में लिखा है, तो वो लिख लो, c इज इक्वल टू एफ लेमड़ा, इसमें फ्रीक्वेंसी f लिखा है, c इज इक्वल टू एफ लेमड़ा, सो लेमड़ा विल बी इक्वल टू c अपॉन f। तो यहाँ पे कर लो एच सी अपॉन एफ, सो एच एफ अपॉन सी, एच एफ अपॉन सी शुड बी द आंसर। ठीक है, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे ना हम? लेमड़ा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ, तो एच एफ अपॉन सी तो कहाँ है? ए, सो दिस इज मोमेंट। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो आप लोग को याद होगा ना, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, एंड मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। ठीक है, सो मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा? मोमेंटम ऑफ फोटोन एच बाय लैम्ब्डा। हम कल वाले वीडियो में हम थोड़ा सा इसके ऊपर और टच करेंगे मैटर वेव में। ठीक है, एच अपॉन लैम्ब्डा। ओके, इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टाइम फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर द फोटोन स्ट्राइक्स इज अप्रोक्सीमेटली ओके। अभी देखो बच्चों, ये मैंने कल नहीं पढ़ाया था। ठीक है, ये मैंने कल नहीं पढ़ाया था, है ना? ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसका जवाब हम दे सकते हैं। टाइम बाय फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर द फोटोन स्ट्राइक। अब इलेक्ट्रॉन दरवाजे पे बैठा हुआ है, फोटोन आकर के उस पर टकराया, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में टाइम कितना लगेगा? ठीक है, थोड़ा सा हम सोचे कितना टाइम लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में। क्या 10⁻⁻1 सेकंड लगेगा? नहीं, 10⁻⁻1 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है। कल्पना करो उस एटम की, जिस एटम में एक न्यूक्लियस है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना? वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है फ्रीक्वेंसी? 10⁻⁻14, 10⁻⁻12, 10⁻14 एंड 10⁻12, सॉरी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। ठीक है, उस ऑर्डर का होता है। तो उस ऑर्डर के लिए, उस जिंदगी के लिए, उस लाइफ के लिए, उस यूनिवर्स के लिए 10⁻⁻1 is a very big time, very big time, very big time। 10⁻14 सेकंड के लिए, 10⁻⁻1 सेकंड, 10⁻⁻14 सेकंड के लिए, है ना? एक चक्कर 10⁻14 सेकंड में लगा रहा है। ठीक है, एक चक्कर 10⁻14 सेकंड में लगा रहा है, और एक चक्कर में 10⁻14 सेकंड है, एक सेकंड में 10⁻14 चक्कर है। ठीक है, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लगाया? 10⁻14, तो 10⁻⁻1 सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम हो गया उसके लिए बच्चों। 10⁻⁻4 सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम हो गया, बहुत बड़ा टाइम। 10⁻10 टाइम्स
एक इलेक्ट्रॉन 10 टाइम्स घूम लेगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आएगा, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। सोचो तो। तो अवर आंसर शुड बी आइदर 10⁻10 और 10⁻16। ठीक है, दो में से कोई एक होना चाहिए आंसर, राइट। मेरे ख्याल से इसका सही आंसर 10⁻10 है, बिकॉज 10⁻16 इज टू स्मॉल, सो द करेक्ट टाइम शुड बी 10⁻10 से। बच्चे समझ में आए ना आप लोगों को मैंने क्या बोला? ये मैंने कॉमन जनरल जनरल कॉमन सेंस से मैंने बोला, इतना तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह भी पढ़ी है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो क्या स्पीड रहती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, एनर्जीज निकलती है, क्या स्पीड, क्या फ्रीक्वेंसीज रहती, हमको आइडिया है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसका ऑर्डर होता है 10⁻10 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड या 10⁻14 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। एक सेकंड में 10⁻10 रिवॉल्यूशन, मतलब 10⁻−10 सेकंड या 10⁻−14 सेकंड में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है वापस। ऑलमोस्ट उसी देर में एक इलेक्ट्रॉन कूद जाना चाहिए, है ना। सो इट आंसर शुड बी 10⁻10 सेकंड्स, राइट। तो ये मैंने कल नहीं पढ़ाया था इसको, लेकिन आप लोग इसको याद रख लो, है ना। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती जिनको कि शायद हमको याद रखना पड़ता है, या हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऐसी है, तो हम उसके बेसिस पे भी हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड्स का हमको आइडिया होना चाहिए ना। किसी ने बोला कि एक एक आदमी था, उसका वजन जो है 8,000 किलोग्राम था, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि 8,000 किलोग्राम का आदमी नहीं होता है ना, 100 का होगा, 50 का होगा, 80 का होगा, 8,000 का नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमको मोटा मोटा मैग्नीट्यूड्स के आइडिया होना चाहिए बच्चों। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दी वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी यहाँ वर्क फंक्शन दिया आपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब बेसिकली वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है बच्चों। वो सिंपली पूछ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो एच न्यू नॉट इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, दैट मीन्स h into c upon lambda naught is equal to 4 electron volt, ठीक है। therefore lambda naught will be equal to hc upon 4। अभी ये देखो भैया कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लें 1.6 इंटू 10⁻−19, ये जूल्स में हो गया, ठीक है। और एच और सी को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। एच की वैल्यू कितना होता है 6.626, मुझे अच्छे से याद नहीं है, 10⁻−34 होता है शायद ना, 34 36। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻, कितना 9 ना, ठीक है। तो देख लो कितना होता है। कितना आ रहा है भाई, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं ना यार। 6.626 बच्चों, मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यूज ठीक से याद नहीं है। आप लोग याद रख के जाना सभी है, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 1, एक मिनट 6.626 इंटू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, ओके, डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आ गया 3.1। 3.1 तो ये आ गया, और ये आ गया 19 ऊपर गया तो प्लस हो गया 19 और 9 हो गया 28, और 34 में से 28 गया तो 10⁻⁻6। तो इसको मैंने कर लिया कितना, कितना नैनोमीटर में है ना,
तो इसको 10⁻⁻9 किया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। सो इसको 10⁻⁻9 किया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 310 हो गया। सो 310 के आगे नैनोमीटर आ गया। लो बच्चों, आ गया 310 नैनोमीटर। मुझे लग रहा था कि मुझे ये वैल्यूज ठीक से याद नहीं है, लेकिन ठीक है, मोटा मोटा आप लोगों को ये सब वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, सो आंसर कितना आएगा इसका? द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शुड बी 310 नैनोमीटर। 310 से ज़्यादा वेवलेंथ की यदि लाइट उसके ऊपर यदि हम डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। जो भी लाइट होगी वो 310 से कम वेवलेंथ की आएगी। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बच्चों। According to Einstein's photoelectric equation, the plot of kinetic energy of emitted photoelectron from a metal versus the frequency of incident radiation gives. So kinetic energy, इसमें क्या क्या बोल रहे हैं ये? Plot of kinetic energy वर्सेस फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था? अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी, ओके, दैट मीन्स एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। therefore kinetic energy will be equal to h nu minus h nu naught. So if you draw the graph between frequency and kinetic energy, तो ये है x और ये है y, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ग्राफ ऐसा होगा। सो दिस इज intercept is h nu naught, this intercepts represent the work function and this is the slope m into x, so slope is h। ठीक है, प्लॉट ऑफ, अच्छा, plot of kinetic energy of emitted photoelectron from a metal versus frequency of incident radiation gives a straight line whose slope is, slope कितना है? slope h है, slope h है। depends on nature of metal use, no, सारे मेटल के लिए ऐसे ही ग्राफ आएगा, मैंने कल बताया है, सारे मेटल के लिए ऐसे ही ग्राफ आएगा। ऐसे मतलब कि पैरेलल होगा, ऐसा होगा, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग ग्राफ होगा, बट ऑल दिस लाइंस विल बी पैरेलल, क्योंकि द स्लोप इज h and h इज कांस्टेंट। सो पहला वाला गलत है। डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, अगेन रॉन्ग। डिपेंड्स बोथ ऑन इंटेंसिटी, नहीं भाई नहीं। इज सेम फॉर ऑल मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यस, सेम फॉर ऑल मेटल। h है ना भाई, h तो कांस्टेंट है। ठीक है, h तो कांस्टेंट है रे, h तो कांस्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको जरा मिटा देता हूं मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर आ गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन हैज स्टेटमेंट 1 and statement 2. Okay, of the 4 choices given after the statement, choose the one that best describe the two statements. Statement 1, when ultraviolet light is incident on a photo cell, किसी फोटो सेल पे अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट हो रही है, इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बी नॉट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बी नॉट एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज के मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज के मैक्स। व्हेन द अल्ट्रावायलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय एक्स-रे, ओके, एक्स-रे कर दिया, बोथ वी नॉट एंड के मैक्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये बढ़ जाता है, ये भी बढ़ जाता है, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है और के मैक्स बढ़ जाता है। अभी देखो भैया, के मैक्स बढ़ रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ऊपर मैंने बताया था ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई वी नॉट, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यदि मान लो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अब अपने को ये देखना है कि क्या ये बढ़ेगा, अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती। अब हमको ये डिसाइड करना है।
कि अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है? बच्चों कुछ याद है आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम है उसका कोई आइडिया है? अनफॉर्चुनेटली मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं चीज़ों को रटता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन यदि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो तो हम पता कर सकते हैं। देखो ये विजिबल आ गया हमारा, ठीक है, दिस इज विजिबल, और विजिबल में दिस इज रेड, दिस इज रेड, एंड दिस एंड इज वायलेट, ठीक है, ठीक है। तो ये विबग्योर है ऐसा, विबग्योर, ऊपर वायलेट नीचे रेड, ठीक है। रेड के नीचे याद रखो, रेड के नीचे इंफ्रारेड इंफ्रारेड, है ना। और आप लोगों को ऑप्टिक्स से पता होना चाहिए कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना, इसलिए रेड लाइट के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कम होता है, वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। वेवलेंथ ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी कम है ना। कंपेयर टू ब्लू, रेड का रिफ्लेक्शन कम होता है कंपेयर टू ब्लू, इसलिए ब्लू का डेविएशन ज़्यादा होता है, रेड का कम होता है, ठीक है। एनीवे, तो और वायलेट कहाँ आता है? वायलेट अल्ट्रा वायलेट के ऊपर आता है, ठीक है। तो नीचे वेवलेंथ ज्यादा है, ऊपर वेवलेंथ कम होती जा रही है, मतलब ऊपर फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, ठीक है। और एक्सरे इसके भी ऊपर आता है, एक्सरे इसके भी ऊपर आता है, ठीक है। गामा रे एक्सरे के भी ऊपर आता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमको आइडिया होना चाहिए भैया, ठीक है। तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा है, कहने का मतलब यह है। तो यदि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा है तो एक्सरे का फोटोन में एनर्जी ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा निकलेगी, एंड देयरफॉर उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा कंपेयर टू अल्ट्रावायलेट से, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो ये सही है कि एक्सरे से दोनों बढ़ते हैं, वी नॉट और केम एक्स, दोनों का तो देने का जरूरत ही नहीं था इसको, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, केम एक्स बढ़ेगा तो वी नॉट बढ़ेगा। नाउ कम्स टू स्टेटमेंट नंबर 2, the photoelectrons are emitted with speeds ranging from 0 to maximum value because of the range of frequency present in the incident light. Photoelectrons are emitted with speed ranging from 0 to maximum. फोटो इलेक्ट्रॉन जो आते हैं, जो बाहर निकलते हैं, सब अलग अलग स्पीड से बाहर निकलते हैं, हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। सबकी स्पीड अलग अलग होती है, और क्यों अलग अलग होती है सबकी स्पीड? इसलिए अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? उस इलेक्ट्रॉन की जो कि दरवाजे के ऊपर खड़ा है तैयार, है ना, उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए बाहर भागने के लिए। तो 100 जूल का एनर्जी आया, उसने 30 कंज्यूम करके 70 जूल की एनर्जी से भाग दिया। दूसरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उसके पीछे खड़ा था, तो उसको बाहर निकलने में 30 की बजाय में भी 35 जूल चाहिए, ठीक है। तो 100 जूल उसको भी एनर्जी मिला, सबको 100 मिल रहा है, सारे फोटोन एक ही फ्रीक्वेंसी पे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन नहीं हो सकते ना ऐसा एक रेडिएशन में। तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसको 35 जूल की एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो 100 में से 35 गया तो वो 65 जूल की एनर्जी से भागा, पहला वाला 70 से भागा था, दूसरा वाला 65 से। एक तीसरे इलेक्ट्रॉन भाई साहब उधर पीछे बैठे हुए थे गुमसुम से उनका ध्यान ही नहीं था इधर क्या चल रहा है, उनको भी एनर्जी मिली, तो उनको तो उठ के खड़े होने में, तैयार होने में उनको उनको 50 जूल एनर्जी लग गई, तो 50 उनने कंज्यूम कर लिया, तो वो 50 जूल की एनर्जी से भागेगा, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी से भागते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन में अंदर जो मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सब पे अलग अलग फोर्सेस लगे रहते हैं, तो सब एक ही एनर्जी के साथ सब नहीं भाग सकते, ठीक है। तो कारण यह है, कारण ये नहीं है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है उसकी एनर्जी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, नो। Photoelectrons are emitted with speeds ranging from 0 to maximum value because the range of frequency present in the incident। नहीं नहीं नहीं, ये दिस इज गलत। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। बच्चों समझ में आया ना? इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेलोसिटी से क्यों निकलते हैं वो क्लियर होना चाहिए हमको, ठीक है। So photoelectrons are emitted with speed ranging from 0 to maximum value because of the range of frequency present in the incident। No, this is wrong, not because of the range of this, it is because of the different position, different electrons का सबका अपना अलग अलग पोजीशन है, ठीक है। अलग अलग पोजीशन में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अलग अलग एनर्जी से बाहर निकलते हैं।
तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग. सो 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग. तो इसमें क्या होगा? 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स. सो आंसर इज ए. ठीक है. 1 is true, statement 2 is true, no. 1 is true, statement 2 is true, no. Statement 1 is false, 2 is false, no. A is correct answer, right? Number 9. The maximum velocity of photoelectron emitted from the surface is V. Maximum velocity, maximum kinetic energy. The light of frequency n falls on a metal surface. If the incident frequency is increased to 3n, the maximum velocity of ejected photoelectron will be. Okay. The maximum velocity of photoelectron emitted from the surface is v when the light of frequency n falls on it. ठीक है. तो मान लो हमने जो है n फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, तो फोटोन में एनर्जी कितना हो गया? h इंटू n. ठीक है. इक्वल टू वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी चाहिए, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ m इंटू वी स्क्वायर. If incident frequency is increased to 3n, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को कर दिया 3n, वर्क फंक्शन उतना ही है. मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी हाफ m इंटू, मान लो ये v1 स्क्वायर है, तो हमें v1 स्क्वायर कैलकुलेट करना है भाई. v1 स्क्वायर को हमें कैलकुलेट करना है. मोर देन दिस, लेस देन दिस एंड दिस. ओके, कैसे करेंगे? v1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमको इसको. ठीक है, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसी इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं. ठीक है, हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है यहाँ पे 3 टाइम्स hn माइनस 5, 3 टाइम्स hn माइनस 5. ठीक है, फिर आगे लिख रहा हूं मैं हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स इंटू hn. hn कितना है? इतना है 5 प्लस हाफ m v स्क्वायर माइनस 5. ठीक है, तो ये 3 5 में से 5 तो बचा 2 5 प्लस 3/2 m v स्क्वायर. राइट, हमको निकालना v1 स्क्वायर, तो हमने m/2 से डिवाइड कर दिया पूरे एक्सप्रेशन को. कैसे डिवाइड किया? m/2 से, या 2/m से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/m से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये हो गया v1 स्क्वायर. इसको 2/m से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4/m टाइम्स 5, और इसको 2/m से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3v स्क्वायर. ठीक है, देयरफॉर v1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/5m प्लस 3v स्क्वायर. ठीक है, अच्छा, इसका अंडर रूट कितना होगा? इसका अंडर रूट होगा v√3, मतलब ये v√3 से ज्यादा है. दिस एक्सप्रेशन इज मोर देन v√3. ठीक है, तो v1 विल बी मोर देन v√3, v1 विल बी मोर देन v√3. बच्चों ये समझ में आई कि नहीं आई? इस टाइप से लॉजिक्स हमें कंक्लूड करना पड़ता है. ठीक है, बिकॉज यहाँ मोर देन लेस देन के फॉर्म में दिया, इक्वल टू के फॉर्म में दिया, इसलिए. ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू v√3 प्लस समथिंग, दैट मीन्स v1 विल बी मोर देन v√3. तो v1 विल बी मोर देन v√3, √3v, सो आंसर इज ए. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10. देखो 9 क्वेश्चन कर लिए बच्चे हमने भी. ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, जेईई में आए हुए हैं. ठीक है, और हमने जो 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 कल एक इक्वेशन पढ़ी थी, यही इक्वेशन यही काम में आ रही, बस यही इक्वेशन काम में आ रही, तो इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों. ठीक है, 10वां क्वेश्चन करते हैं. इन ए फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट passes through mercury vapor and emerges with an energy 0.7 electron volt. The minimum wavelength of photon emitted by mercury atom is close to. Okay. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है,
ऐसा मान के चलो कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर किया विथ एन एनर्जी ऑफ 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है विथ एन एनर्जी ऑफ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इसको कितनी एनर्जी दे दी, इसको कितनी एनर्जी दी, इसको एनर्जी दे 5.6 माइनस 0.7, ठीक है। तो इसको एनर्जी दी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको इतनी एनर्जी दी हमने, ठीक है। तो इससे जो फोटॉन निकलेंगे उसका मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा, इससे जो फोटॉन निकलेंगे उसका मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा, इससे जो फोटॉन निकल रहा है उसका वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। तो फोटॉन का एनर्जी कितना होगा, इतना होगा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। इतना एनर्जी क्यों, बिकॉज इतना एनर्जी इसने दिया, तो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, ठीक है। तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर लेते हैं बच्चों इसको, मेरे को सारे फार्मूले याद नहीं ना अभी। इक्वल टू हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। सो दिस विल बी एच सी अपॉन लेमड़ा, एच 6 पॉइंट कितना था, 626 ना, 626 आई थिंक, 10⁻⁻34, देखना थोड़ा बहुत गलत सलत हो तो थोड़ा ठीक कर लेना। एच सी 3 इंटू 10⁻9 ना, 3 इंटू 10⁻9 बाय लेमड़ा, ठीक है। सो इससे लेमड़ा निकल आएगा। सो लेमड़ा कितना हो जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। इसको लेमड़ा को हटा लेते हैं और इसको भाई साहब को यहाँ से उठा करके यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। और इनको लेमड़ा भाई साहब को यहाँ कर लेते हैं, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो देख लो कितना आएगा ये 6.626 6.626 multiplied by 3 divided by 4.9 divided by 1.6, 2.53 तो कुछ ये आ रहा है भाई, 2.53 इंटू, अब ये कितना हो गया, फिर 19 ऊपर गया तो ये हो गया 28, और 34 में 28 गया तो 34 में से 28 गया तो 6, 10⁻⁻6, तो इसको 10⁻⁻9 करने के लिए इसको करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई, है ना। सो दिस विल बी 253, क्यों 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 253 आएगा कि ज़्यादा आएगा, 2.53 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 253। मेरे ख्याल से मैं यहाँ ये गलत कर रहा हूँ, 3 10 होगा यहाँ पर ना, हाँ 3 10 होगा। सो दिस विल बी 5, तो 9 करने के लिए 3 10 होगा ना, सो दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 29, 5, ठीक है। क्या हो गया ये 6.626 10⁻34 इंटू 3 10 हाँ, एक मिनट जरा मैं कैलकुलेशन और कर लूँ। थ्री 10⁸, नॉट 9, ठीक है। 3 10⁸ तो ये कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से हमने पहले क्वेश्चन में भी गड़बड़ की है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे कितना आया था, 2.53 आया था ना, और ये 19 8 27, 34 में से 27 गए तो 10⁻⁻7, सो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 253 नैनोमीटर शुड बी द आंसर। तो 250 नैनोमीटर बच्चों इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आंसर शुड बी 250 नैनोमीटर, ओके।
देख लेना, मतलब हमारी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही हो। ठीक है, तो ये हमारा हमारा पर्पस क्या था बच्चों? हमारा पर्पस ये था कि हमें ये देखना था कि हमारे जेईई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे, हमने जो जो कल डिस्कस किया था उसके बेसिस पे हम सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। हम कर पाते, 100% कर पाते हैं। ठीक है, हम 100% हम कर पाते हैं। शायद यहाँ पर भी हमने एक गलती की थी, तो इसको भी हमको ठीक करना चाहिए। 10⁸ होगा यहाँ पर, हमने जल्दी जल्दी में कर दी थी, बट आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे इट शुड बी 7, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब वैल्यूज याद होना चाहिए, सभी कॉन्स्टेंट्स की और इनकी। ठीक है, मैं इनके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं, माई मेन फोकस इज ऑन ओनली कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये है। तो आप लोगों को लगता है ना कि वो जो दो इक्वेशन है, ये जो दो इक्वेशन है, ये हमको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यदि ये क्लियर है तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, राइट। तो एक बार फिर से इस चैप्टर को आप लोग बच्चे लोग, आप लोग पढ़ लो। दिस विल टेक नॉट मोर देन 2 आवर्स, 2 घंटे से ज़्यादा लगने वाला नहीं है। 2 घंटा मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं। ये जो कॉन्सेप्ट जो अभी जो स्क्रीन पे लिखा हुआ, बस ये समझना है तुम लोगों को। ठीक है, और इसके 2 4 6 इसके न्यूमेरिकल्स कर लेना। ठीक है, अलग अलग, किसी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने का होगा, किसी में स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का होगा, किसी में फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालने का होगा, किसी में कुछ कंपैरिजन करने का होगा, किसी में कुछ रेशो निकालने का होगा, बस। ठीक है, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब अगले वाले वीडियो में हम लेंगे मेटर वेव्स के बारे में। ठीक है, मेटर वेव्स के बारे में, वो भी वीडियो छोटा सा होगा, आधे घंटे का, मैक्सिमम आधे घंटे का वीडियो होगा। ठीक है, आधे घंटे से भी कम का वीडियो होगा वो, है ना, मेटर वेव्स। ठीक है, तो मेटर वेव्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक क्वेश्चन पक्का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, राइट। कुछ कमेंट हो, कहीं कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो बच्चे लोगों, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ओके, बाय।